दादी सास की आखिरी ख्वाहिश। सुबह के 11 बजे शांति निवास के बाहर 7-7 गाड़ियां खड़ी थी। तभी घर की बेटी प्रीत की भी गाड़ी वहां पहुंचती है। हड़बड़ाती हुई प्रीत अपनी गाड़ी से उतरती है। यहाँ तो पहले ही इतनी भीड़ है, कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हो गई माँ? अरे कुछ नहीं हुआ है उन्हें, अभी तक तो ठीक ही है। तुम बेकार में घबरा रही हो। अरे मुझे तो फ़ोन आया था कि माँ अपनी आखिरी सांसें ले रही है। ज़रूर भाभी ने सही से ख्याल नहीं रखा होगा माँ का। अरे ये कौन सी आखिरी सांस है दीदी जो 2 घंटे से चली ही जा रही है, और पहली बार थोड़ी ना सुन रहे हम ये। मुझे तो लगता है पिछले 3 साल में यहाँ 8वीं बार आया हूँ मैं। तो तू क्या चाह रहा है, 9वीं बार यहाँ आने का मौका ही ना मिले हमें? मैं तो कह रहा हूँ अगर अंदर जाए तब पता चले कि बात क्या है, पर अंदर पहले से इतनी भीड़ है कि मेरा तो नंबर ही नहीं लग रहा। आपको अंदर जाने कहाँ मिलेगा? अरे मैं उनकी अपनी बेटी हूँ, सगी बेटी। मैं जाती हूँ अंदर, कैसे नहीं जाने देंगे मुझे? और प्रीत जगह बनाकर मोहन के साथ अंदर आती है, जहां सोफे पर उसकी मां शांति लेटी हुई थी। दीदी आ गई आप, देखिए ना अम्मा जी को क्या हो रहा है। अरे बेटा तू आ गई, अब तो जाने नहीं भलाई लगती है बेटा, प्रभु का बुलावा आ गया। ओह ये तो बहुत बुरा हुआ। भाभी इनसे पूछिए तो सही उनकी आखिरी इच्छा क्या है। जाने वाले की आखिरी इच्छा पूछनी चाहिए। अम्मा जी की आखिरी इच्छा पूछने की मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही भैया, आप ही पूछ लीजिए। अब बुआ जी कोई आखिरी इच्छा है तो बता दीजिए। मेरा पोता जो विलायत में है सौरभ, उसे अगर देख लेती तो कलेजे को शांति पड़ जाती, फिर आराम से मर भी जाती तो गम नहीं होता। अरे भैया तो आप बुला क्यों नहीं रहे उस सौरभ को? कहाँ है सौरभ? अरे वो तो यूएस में एमबीए करने गया है ना दीदी, 6 महीने भी नहीं हुए हैं उसे गए, और वहाँ उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। अगर अभी वो यहाँ आ गया और उसके एग्ज़ाम्स छूट गए तो कॉलेज वाले दोबारा नहीं लेंगे उसे। वहाँ के नियम ना बड़े सख्त होते हैं। ऐसे भी बड़ी मुश्किल से एडमिशन हुआ है बेचारे का। ऐसे तो लाखों कॉलेज है, मैं इनसे कहकर अपने सौरभ का एडमिशन किसी बड़े से कॉलेज में करवा दूंगी। आप फिक्र मत कीजिए भाभी। और भैया आप ही बताइए, दादी से ज़रूरी क्या ही हो सकता है? बुला लीजिए उसे यहाँ। मिहिर अपने बेटे सौरभ को कॉल करता है और कहता है, बेटा तेरी दादी की तबीयत बड़ी ख़राब हुई पड़ी है, वो तुझे याद कर रही है। वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल मैं भी देखूं। मिहिर वीडियो कॉल ऑन करके फ़ोन अपनी माँ शांति को देता है। हाथ में फ़ोन लेते ही शांति अपने बाल ठीक करने लगती है। हाँ बेटा दिख रही हूँ ना। ये आगे वाले कमरे में ना मेरा चेहरा साफ क्यों नहीं आ रहा? अरे मिहिर कितने पैसे बचाएगा, कितनी बार बोला है फिलिप वाला फ़ोन ले ले, आजकल वही फैशन में है, पर तुझे तो ये 10,000 वाला फ़ोन ही चलाना है। दादी आप ठीक हो? कहाँ बेटा, मुझे तो लगता है भगवान का बुलावा आ गया है। मेरी आखिरी इच्छा समझ कर ही यहाँ आ जा बेटा। एक बार तुझे देख लूँ तो शांति से अपनी आंखें बंद कर पाऊँ। आप ऐसा क्यों बोल रही है दादी? आपको कुछ नहीं होगा, मैं अगली फ़्लाइट से ही इंडिया आ रहा हूँ। और जैसे ही सौरभ ये कहता है, खुद के पैरों पर चलकर शांति अपने कमरे में चली जाती है। चलो चलो प्रोग्राम ख़त्म, सब अपने अपने घर जाओ, जब ज़रूरत पड़ेगी फिर से फ़ोन किया जाएगा। सभी अपने कमरों में चले जाते हैं। कमरे में सरिता अपने पति मिहिर से कहती है, आपको याद है वो रात जब पहली बार अम्मा ने कहा था कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी आखिरी सांसें चल रही है? हाँ हाँ बिल्कुल याद है। और ऐसा अम्मा ने कब कहा था? जब मैंने सगाई के बाद आपसे बात करने के लिए 2 महीने मांग लिए थे। अरे वो तो इत्तेफाक था, अचानक ही अम्मा के सीने में दर्द उठाया तो उन्होंने कहा कि बेटा 2 महीने शादी के लिए क्या इंतज़ार करेगा। लड़की वालों को फ़ोन लगा, मैं चली गई तो मेरे इकलौते बेटे की शादी में मेरी तस्वीर भी नहीं रहेगी, इसीलिए चटमंगनी पर ब्याह करना पड़ा हमें। उसके बाद तुरंत जब हनीमून पर जाने वाले थे अम्मा की तबीयत फिर बिगड़ गई। उसके बाद फिर एक बार अम्मा जी की तबीयत बिगड़ी और उन्होंने अपने पोते को खिलाने की इच्छा जताई, और फिर हमें सौरभ को दुनिया में लाना पड़ा। अरे क्या हिसाब लगा रही हो सरिता तुम? अब मैं समझ गया हूँ, ये सब अम्मा का ज्ञान है। पहले उन्होंने तुम्हें यहाँ की बहू बनाया, फिर तुम्हारे भाग्य से अम्मा बच गई, फिर सौरभ दुनिया में आया, उसके भाग्य से अम्मा बच गई। आप नहीं समझेंगे। और जैसे ही सौरभ की फ़्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करती है, शांति
टी शर्ट ट्राउजर में काला चश्मा लगाए अपने कमरे से बाहर निकलती है। अम्मा, आपकी तो तबीयत खराब थी ना, कहाँ जा रही हैं आप? अपने पोते को लेने जा रही हूँ एयरपोर्ट, आज सामने से। और 80 साल की उम्र में एक हाथ से अपनी छड़ी घुमाती हुई शांति अपने पोते को बाइक के पीछे बिठाकर वापस अपने घर लौटती है। दादी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, आप तो ठीक हो? मुझे क्या होगा बेटा, जैसे ही मुझे पता चला तू आ रहा है, तेरी दादी भली चंगी हो गई। अब तो मेरी नजरों से दूर मत जाना, हाँ लल्ला। शांति वापस से अपने घर पर पहले की तरह रहने लगती है। एक रोज खाने के टेबल पर, अरे मिहिर, अब सौरभ के लिए लड़की देख ले। बोल सौरभ, शादी करेगा? अरे अभी तो ये 26 साल का है जी, खुद का बनियान तो ये धोता नहीं, शादी क्या करेगा? मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है पापा, मुझे नहीं लगता कि आई एम रेडी फॉर इट। मेरी जब शादी हुई थी 9 बरस की थी मैं। अगर उस उम्र में मैं रेडी हो सकती हूँ तो मेरी उम्र की तिगुनी उम्र में तू तैयार नहीं हो सकता बेटा। समय भी तो बदला ना अम्मा, जैसे आपकी शादी 9 साल में हुई, मेरी 22 में। आजकल तो लड़के लड़कियां 40 की उम्र में शादी कर रहे हैं, तो हम अपने बेटे को कम से कम 4-5 साल तो दे ही सकते हैं। मैं क्या ही बोलूँ, जैसा तुम सबको ठीक लगे। और ये कहते ही शांति अपनी चेयर से उठकर जरा आगे बढ़ती है कि उसके सीने में दर्द उठ जाता है। अपना सीना पकड़कर शांति जोर से चीखती है, मेहर, लगता है मेरे सीने में दर्द उठाया। शांति की आवाज़ सुनते ही सभी उसकी ओर भागने लगते हैं। अब ठीक तो है ना दादी? अब क्या ठीक क्या बेकार, तेरी दादी परलोक जाने वाली है बेटा। सोचा था पोते की लुगाई को देख लूंगी तो जाते जाते आराम से जाऊंगी। और फिर वही शांति की बिगड़ी तबीयत को लेकर सभी उसके घर पहुंचते हैं। अपनी दादी की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं करेगा क्या तू? अरे कर लेना शादी। अरे पर मैं सेटल कहाँ हूँ बुआ? अरे शादी के बाद सेटल नहीं होते क्या लोग? तेरे फूफा जी को ही देख ले, शादी के बाद उनकी सरकारी नौकरी हुई, पहले 1000-2000 कमाते थे। लड़की आएगी तो अपने साथ अपना भाग्य लेकर आएगी। हो सकता है उसकी किस्मत से तू भी जल्दी से सेटल हो जाए और माँ की तबीयत भी सुधर जाए। तो फिर तय रहा, हम कल ही लड़की देखने जाएंगे और हफ्ते भर के अंदर अपने सौरभ का ब्याह कर देंगे। ठीक है ना माँ, तो अब तो खुश है? और एक बार फिर शांति के झूठे सच्चे सीने के दर्द के कारण घर में एक और शादी होने वाली थी, और इसी में सौरभ से शादी कर नेहा अपने ससुराल आ जाती है। दरवाजे पर अपने पोते की बहू को खड़ी देख शांति बिस्तर से उठ खड़ी होती है। वाह बेटा वाह, तूने मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी। अब ना मुझे अच्छा लग रहा है। बस भगवान इस प्यारी सी बहू के साथ रहने के लिए 6-4 महीने और दे दे, उसके बाद आराम से मर जाऊंगी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं दादी? आप तो 100 साल जिएंगी। और न जाने इन 100 सालों में अम्मा अपनी कौन कौन सी आखिरी ख्वाहिश पूरी करवाएंगी। अगली सुबह घर की सबसे बड़ी और बूढ़ी सदस्य शांति अपने बिस्तर से उठकर बाहर आती है और ज़ोर ज़ोर से टीवी पर भगवान के भजन बजाना शुरू कर देती है। भजन की आवाज़ सुनकर सभी बाहर हॉल में आते हैं। अम्मा, तुम इतनी सुबह उठ गई, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? एक बार जिसने जाने की ट्रेन पकड़ ली ना बेटा, वो कहाँ ठीक होते हैं। आप ऐसा मत बोलिए ना दादी, मेरा तो जी फटा जा रहा है। आपको नींद नहीं आ रही तो मैं आपको सुला दूँ? नहीं नहीं बेटा, मेरी तो आखिरी ख्वाहिश थी मेरा पूरा परिवार साथ में मॉर्निंग वॉक पर जाए, तो सोचा एक बार भजन बजाकर तुम सबको जगा ही दूँ है। अब पता नहीं शाम तक हूँ कि दोपहर तक हूँ, तो सुबह मैं तो मॉर्निंग वॉक कर ही लूँ। तो फिर ठीक है, मैं अभी ट्रैक सूट पहन कर आती हूँ दादी माँ, हम सब चलेंगे मॉर्निंग वॉक पर। क्यों मम्मी जी? चलना ही पड़ेगा बहू, अम्मा जी की आखिरी ख्वाहिश जो है ये। आगे आगे अम्मा, पीछे पीछे पूरा शांति निवास हाँफता हुआ ग्राउंड के चक्कर लगा रहा था सीटी बजाते हुए। कहीं अम्मा जी की आखिरी ख्वाहिश पूरी होते होते मैं ही आखिरी सांसें ना ले लूँ। अब तक 4 किलोमीटर दौड़ चुके हैं हम।
कहाँ मैंने सोचा था कि शादी के बाद कुछ वक्त सौरभ के साथ बिताऊंगी। एक तो इतनी हड़बड़ी में शादी हुई और शादी के बाद ये सब करना पड़ रहा है। जल्दी जल्दी कदम भगाओ, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाओ साथियों। अब और नहीं दादी, आपकी भी तबीयत बिगड़ जाएगी, चलिए ना घर वापस चलते हैं। तभी शांति कहती है, अभी घर जाएंगे तो बहुओं को खाना बनाने में वक्त लगेगा। थक गई है ना बेचारी। यहाँ पास ही में एक नया 5 स्टार होटल खुला है। तेरे पापा पूरी जिंदगी कहते रहे, शांति जी आपको 5 सितारा होटल लेकर जाऊंगा, पर इसके पहले कि वो मुझे 5 सितारा होटल ले जा पाते, वो बेचारे खुद ही सितारों में मिल गए। यही तो उनकी ख्वाहिश थी ना आखिरी, कि मैं 5 स्टार होटल में खाऊं। ये तो आपसे ज़्यादा दादाजी की ख्वाहिश होगी दादी। ऐसी बात है तो अभी आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। चलिए सब रेडी हो जाइए, हम आज होटल में ही खाएंगे। शांति का पूरा परिवार हंसी ठिठोली के साथ आज रेस्टोरेंट में खाना खाता है। न जाना आज कितने दिनों के बाद पूरा परिवार साथ में खा रहा है, वरना सरिता जी सभी के खाने के बाद खाती हैं। मैं दुकान जाने के चक्कर में पहले खाकर निकल जाता हूँ और माँ अपने कमरे में खाती है। आपकी ये ख्वाहिश तो हमारे बड़े काम आई अम्मा। इसी तरह 2-4 दिन और गुजर जाते हैं और नेहा की माँ का फ़ोन सरिता के फ़ोन पर आता है। नमस्ते समदन जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ समदन जी, भगवान करे आप सब ठीक रहे, खास करके अम्मा जी। वो क्या है ना, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, पर नहीं बोलूँगी तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। जैसे ही बच्चों की शादी की तारीख पक्की हुई थी ना, नेहा के जीजाजी ने इन दोनों के हनीमून के लिए स्विट्ज़रलैंड की टिकट बुक करवा दी थी। अब 2 दिन बाद की स्विट्ज़रलैंड की फ़्लाइट है, पर आपकी सास की तबीयत ख़राब है ना, घर में बीमार दादी सास को छोड़कर नेहा विदेश घूमने जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा, और अगर नहीं जाएगी तो 1.5 लाख का टिकट बर्बाद हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए समदन जी, मैं इस बारे में घर पर बात करती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। सरिता सभी के सामने इस बात को रखती है। अब आप बताइए क्या किया जाए। टिकट तो बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं। स्विट्ज़रलैंड जाएंगे मेरे बच्चे। काश मैं भी जा पाती। एक ही तो जीवन दिया है भगवान ने। सोचा था देश विदेश घूमूंगी, पर पहले ही बुलावा आ गया और मेरी आखिरी ख्वाहिश मेरे मन में ही रह गई। आपने कभी इच्छा जाहिर नहीं की माँ विदेश जाने की। मैं अभी आपके लिए टिकट देखता हूँ। पर आप विदेश जाएंगे किसके साथ और कैसे? क्योंकि मेरा तो पासपोर्ट भी नहीं है, आपका भी पासपोर्ट नहीं है माँ। मेरा पासपोर्ट है ना, मैंने पहले ही बनवा लिया था सौरभ से। वैसे तो मेरा मन हांगकांग जाने का था, पर सोच रही हूँ सोलो ट्रिप से अच्छा है नेहा और सौरभ के साथ स्विट्ज़रलैंड चली जाती हूँ। क्या सौरभ, कोई तकलीफ तो नहीं है ना बेटा तुझे? अरे नहीं नहीं दादी, हमें क्यों प्रॉब्लम होगी, 2 से भले 3। फिर तो वैष्णो देवी ही चलते हैं दादी। मतलब पहली बार हनीमून पर कोई अपनी दादी सास को ले जा रहा होगा। नेहा का तो दिमाग ही खराब हो जाता है, वो कमरे में आकर अपना सर पकड़ लेती है। कितनी उम्मीदों से मम्मी जी को कॉल करवाया था ताकि मैं हनीमून पर जा सकूं, और यहाँ सब उल्टा ही हो गया। अपनी दादी सास को हनीमून पर लेकर जाऊंगी तो दिन रात उनकी पॉटी सुसु साफ करने में ही हनीमून बीत जाएगा। हे भगवान। और इसी तरह शांति अपनी आखिरी ख्वाहिश कह कर नेहा से सारे काम करवा लिया करती। रसगुल्ले बना देना बहू। रसगुल्ले दादी, पर अभी तो आपने रसमलाई खाई है। जाने वाले की इच्छा पूरी नहीं करेगी क्या बेटा? हे भगवान, जिस दिन से आई हूँ दादी जी की आखिरी इच्छा ही तो पूरी कर रही हूँ। यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, यहाँ तक कि मेरे सारे नए कपड़े भी दादी ने पहन लिए। हनीमून भी साड़ी में करना पड़ा मुझे, और अब ये खाने का चस्का, पता नहीं और क्या क्या करना पड़ेगा। नेहा अपनी सास से इस बारे में बात करती है। मैं तो पहले ही समझ चुकी थी अम्मा जी को कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने मुझे बहुत सताया है अपनी आखिरी इच्छा का वास्ता देकर। अब तेरे साथ भी वही कर रही है। मुझे लग रहा है कि अब वो तुझे बच्चा करने को कहेगी, पर तू ना बिल्कुल अड़ जाना बहू। अभी तुम और सौरभ एक दूसरे से इतना घुले मिले भी नहीं हो, अभी बच्चा करना सही नहीं है। रसोई के बाहर खड़ी शांति सब सुन लेती है। अपने पड़पोते का मुंह तो शांति देखेगी ही, और उससे अपने परदादा की तरह क्रिकेट खेलना भी सिखाएगी। हाँ,
अगली सुबह नेहा अपनी दादी सास के कमरे में आती है तो उन्हें अपने सीने पर हाथ रखा देखती है। जरा प्रीत को तो फ़ोन कर दे बहू, जाते जाते उसे कुछ देना चाहती हूँ मैं। और हाँ, और किसी को खबर मत करना। ये क्या, आज दादी जी तो कुछ अलग ही बातें कर रही हैं। कहीं सच में इनका समय तो नहीं आ गया। नेहा अपनी बुआ सास को कॉल करती है और उन्हें बुलाती है। तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ। सरिता बहू, ये ले मेरी तिजोरी की चाबी, उसमें से 2 गहनों के सेट अपनी ननद को दे दे, बाकी जो भी है वो सारे तू रख ले। जिस सास ने कभी मुझे 1 पैसा नहीं दिया, आज पूरी तिजोरी दे रही है। कहीं सही में इनका नंबर तो नहीं आ गया। अब आप ये क्या कह रही हैं अम्मा? आप ज़रूरी हैं या आपके गहन है? वही ना माँ, तुम नहीं जा सकती। अभी तो तुमने अपने पड़पोते का मुंह भी नहीं देखा। इतना वक्त कहाँ है प्रीत मेरे पास, और आजकल के बच्चे इन चीज़ों में नहीं मानते। वो तो अपने हिसाब से बच्चा करेंगे। कहते हैं कि जो परदादी बन जाती है वो सोने की सीढ़ियाँ चढ़ जाती है, पर मेरी किस्मत में शायद ये नहीं था। भैया माँ को समझाओ ना, ऐसी बातें ना करे। हाँ माँ, अपने पड़पोते का मुंह देखना है अभी तुम्हें। कौन दिखाएगा मुझे पड़पोते का मुंह? मैं तुझे पूछती हूँ नेहा, क्या मुझे दिखाएगी पड़पोते का मुंह? कहते हैं बच्चे बूढ़े एक समान, हम दोनों एक साथ खेलेंगे। अब मैं क्या कहूँ दादी? हाँ बोलते बहू, हाँ बोलते। देख माँ की सांस चढ़ती जा रही है। ये मुझसे नहीं हो पाएगा दादी, मैं आपको वादा नहीं दे सकती। और जैसे ही नेहा ना करती है, शांति की आंखें बंद हो जाती है। दादी ये क्या किया नेहा तुमने? हाँ नहीं कर सकती थी क्या तुम? ये क्या हो गया दादी? आप तो सच में चली गई। मुझे पता होता दादी कि इस बार आप सच में जा रही हैं तो मैं आपकी आखिरी इच्छा ज़रूर पूरी करती दादी। प्लीज़ दादी आंखें खोलिए, मैं दिखाऊंगी आपको आपके पड़पोते का चेहरा। प्लीज़ दादी लौट आइए, मैं वादा करती हूँ। सभी फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी शांति प्रीत को देखकर आंख मारती है, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने का ड्रामा करती है। लगता है पड़पोते का नाम सुनकर यमराज ने भी मेरे प्राण वापस भेज दिए। और 5 साल बाद नेहा बहू, एक और बच्चा कर लेना। हाँ, पड़पोती देखने की आखिरी इच्छा मेरी पूरी कर दे। हाँ बेटा। नहीं।